अस्सलाम वालेकुम। केयरिंग विद कलर और तुमको डेट की जानिब से मुनक़िद तालीमी साल 2021-2022 की तजुर्बाती ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में मैं तबरेज़ आप तमाम असातिज़ा का दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। ये ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंस के मुताल्लिक़ LPS यानी लोअर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के लिए है। ये साइंस के ऑनलाइन प्रोग्राम का आज तीसरा दिन है, जिसका उन्वान मादा यानी मैटर है। इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं तबरेज़ तुमको डेट के प्रिंसिपल मंजूनाथ सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने केयरिंग विद कलर के साथ मिलकर इस तरह का ऑनलाइन ई लर्निंग प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। और इसके अलावा मैं तुमको डेट के उर्दू ECO और नोडल ऑफिसर फातिमा ज़ोहरा का और उनके RP सहूलतकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार को मुनक़िद करने के लिए ट्रांसलेशन रिहर्सल से लेकर वेबिनार शुरू होने तक जद्दोजहद की। मैं फातिमा ज़हरा से गुजारिश करता हूं कि वो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में अपने ख्यालात इजहार करें और सहूलतकारों की हौसला अफजाई करते हुए नेक तमन्नाओं के साथ इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जिले तुमकुर, जिले मधुगिरी और जिले रामनगरा के तमाम काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम को पता है, आज LPS के असातिज़ा साइंस के मौलमीन के लिए ये वेबिनार आखिरी वेबिनार है जो उन्वान मादा पेश किया जा रहा है। इस मौके पर मैं डाइट के प्रिंसिपल श्री मंजूनाथ सर का तहे दिल से इस्तकबाल करती और इसी तरह CWC केयरिंग विद कलर्स के तमाम स्टाफ का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। आज यहाँ हमारे साथ सैयद तबरेज़ अहमद यल्लपा और सैयदा शबरीन हुदा जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी इस मौके पर इस्तकबाल करती हूँ। आज इस वेबिनार में हमारे बुलंद हौसला इस वेबिनार के रूह रवां, तर्जुमाकार, सलाहकार और हिदायतकार हमारे तीनों साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका मैं इस्तकबाल करना चाहूंगी। सबसे पहले मुहतरमा फौजिया अंजुम, माविन मौलिमा GUHPS टिप्पू नगर तुमकुर तालुका से, सैयदा निखत अफशां, माविन मौलिमा GUHPS इंदिरा नगर कुलियार चिकनायका नहल्ली तालुका से, और मुहतरमा फरनाज यस, माविन मौलिमा GUMHPS नजराबाद तुमकुर तालुका से। आप तीनों का मैं इस वेबिनार में भरपूर इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज के इस मॉड्यूल का नाम है मैटर यानी मादा, जो LPS साइंस उन्वानात के ताल्लुक से है। हम इस मॉड्यूल को स्कूल ट्रिप के ड्रामे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में 6 किरदार हैं। पहला वालिदा, दूसरा उस्ताद, तीसरा आयजा, चौथा सदफ, पांचवा अलमास, छठवां फबीहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसी रही आज की क्लास? मजा आया? जी अम्मी, कल तो और भी मजा आने वाला है, क्योंकि कल हमारे स्कूल से ट्रिप जा रहे हैं। टीचर ने कल पूरी तैयारियों के साथ आने के लिए कहा है, जैसे खाने पीने की चीजें, पाको साफ कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें वगैरह। अम्मी अम्मी, हम भी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। हमारे सभी दोस्त भी ट्रिप पर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी ट्रिप पर जाना, लेकिन वहाँ कोई शरारत मत करना और सबके साथ रहना और अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, कल के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है, मगर ये तो बताओ कि ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे हो? अम्मी, हम ट्रिप के लिए बेंगलुरु और मंगलुरु जा रहे हैं। वहाँ पर खास तौर से बेंगलुरु में विश्वेश्वरैया म्यूजियम और मंगलुरु में मंगलुरु पोर्ट देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सभी चीजें तैयार कर दूंगी। ठीक है अम्मी। अच्छा तो बच्चों, सब लोग आ गए? जी मैम, देखिए हम सब वक्त पर तैयार होकर आ गए। इतने बड़े बड़े बैग देखकर मालूम होता है कि सबने बहुत कुछ खाने पीने की चीजें लाई हैं। जी मैम, हमने बहुत सारी खाने की चीजें लाई हैं। मैंने तो बहुत सारे चिप्स और चॉकलेट लाए हैं। मैंने भी चॉकलेट, कुरकुरे और मिठाइयाँ लाई हैं। अच्छा, तुम क्या लाई हो अलमास? मैम, मैंने केक और जूस लाया है। सदफ और फबीहा, तुम दोनों क्या लाए हो? मैम, मैंने फल और कोल्ड ड्रिंक्स लाए हैं। मैंने तो खेलने के लिए फुटबॉल लाया है और एयर पंप भी। अरे, फुटबॉल क्यों लाई हो? ताकि मैं इससे खेल सकूं। अरे वाह, बस में हर जगह परफ्यूम और पाउडर की खुशबू है।
मैम, बस में पेट्रोल की बू से मुझे उल्टियाँ होती हैं, इसलिए मैं खुशबू के लिए परफ्यूम लाई हूँ। अच्छा, अब सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी हाँ, ये तो बताओ कि तुम अपने साथ फुटबॉल लाई हो, मगर उससे कहाँ खेलोगी? मैम, हम मैंगलोर में थोड़ी देर खेलेंगे। ठीक है, अब तुम सब ने इतनी सारी चीजें लाई हैं, तो सफर के दौरान उनसे मुताल्लिक बहस करेंगे। इससे सफर में बोर भी नहीं होगा। ठीक है मैम। ये बताओ कि ये तमाम चीजें जैसे चॉकलेट, जूस, फल और परफ्यूम वगैरह, उन्हें अगर तुम छुओगे तो कैसा महसूस होगा? इन चीजों को छूने से थोड़ी चीजें सख्त, थोड़ी चीजें नरम महसूस होंगी और थोड़ी चीजें तो ऐसी हैं जिनको छू भी नहीं सकते। अच्छा, तो इनमें कई सख्त चीजें हैं और कई चीजें बहती हैं और कुछ हवा में मिल जाती हैं। ये बताओ कि इन सब चीजों को मजमूई तौर पर साइंस में क्या कहते हैं? मालूम नहीं मैम। कोई बात नहीं, चलो हम ये सवाल हमारे असातिजा से पूछते हैं। आपका सवाल ये है, सख्त चीजें, सयाल चीजें और हवा में घुलने वाली चीजों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? इसके मुमकिन ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी मादा। हाँ, मादा, और ये बिल्कुल सही जवाब है। मादा यानी मैटर। मैम, हमें मादे से मुताल्लिक तफसील से बताइए प्लीज। ठीक है, दुनिया की तमाम अशिया मुहीन ज़र्रात या सालिमात से बनी हैं, जिसे मादा कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। द थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर वो शय जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, मादा कहलाती है। मादा मुहीन ज़र्रात या सालिमात से बना है और सालिमें नाकाबिल तक़सीम जौहर से बने हैं। लेकिन मैम, हमें तो वो बारीक सालिमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसके मुताल्लिक कैसे मालूम हुआ और किसने मालूम किया? बिल्कुल सही फबीहा, ये ज़र्रात बहुत मुहीन होते हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आते। मादा यानी मैटर पर कदीम दौर से ही साइंसदान तहकीकात कर रहे हैं। इनमें सर आइजैक न्यूटन, कनाडा महर्षि और जॉन डाल्टन अहम हैं। मैम, हमें आइजैक न्यूटन और कनाडा महर्षि से मुताल्लिक बताइए, ये कौन थे और उन्होंने मादे से मुताल्लिक क्या तहकीकात किए हैं? ठीक है, इस तस्वीर को गौर से देखो। ये हैं आइजैक न्यूटन। ये एक रियाजीदान, माहिर फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर, तिबियातदान यानी फिजिसिस्ट, आलिम दीन यानी थियोलॉजियन और मशहूर मुसन्निफ यानी आथर थे। उन्होंने 17वीं सदी में बताया कि मादा मुहीन ज़र्रात से बना है। मैम, ये कनाडा महर्षि कौन थे? सदफ, कनाडा महर्षि कदीम दौर के फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने एक सिद्धांत जिसका नाम वैश्विकी वार्निशी है, इसमें हमें जौहर यानी एटम के मुतालिक तफसीलन बताया है। मैम, ये जौहर यानी एटम किसे कहते हैं? देखो आयजा, जौहर यानी एटम को हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी शय खाते हैं तो उसको दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं, यहाँ तक कि वो दाने छोटे से छोटे मुहीन ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे छोटे और मुहीन ज़र्रात को हम दोबारा तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें एटम कहते हैं। लेकिन मैम, आपने तो कहा था कि मादा सालिमों से बना है। बिल्कुल सही आयजा, मादा सालिमों से ही बना है और सालिमात नाकाबिल तकसीम ज़र्रात यानी जौहर से बने हैं। The smallest tiny particle of matter which cannot be divided further is called atom. Atom is the basic building blocks of matter. ओहो, अब समझ आया कि मादा सालिमों से बना होता है और सालिमें नाकाबिले तकसीम ज़र्रात जौहर यानी एटम से बनते हैं। शाबाश आयजा, तुमने बिल्कुल सही समझा है। ये देखो, ये जौहर की शक्ल है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जौहर के 3 हिस्से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके मरकज को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मरकज के अतराफ घूमते रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता।
और जौहर यानी एटम्स दो हालतों में पाए जाते हैं। पहला साकिन हालत में यानी स्टैटिक स्टेट में, और दूसरा हालत हरकत में यानी स्टेट ऑफ मोशन में। इसके अलावा एटम्स को डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक हालतों में भी देख सकते हैं। मैम, ये डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक कुछ ठीक से समझ नहीं आया। इस तस्वीर में देखो, ये ऑक्सीजन जिसे हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, इसमें दो जौहर यानी एटम्स पाए जाते हैं, जिसे हम O2 से जाहिर करते हैं। ऑक्सीजन के दो जौहर यानी दो एटम्स मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यानी सालिमा बनता है। इसीलिए ऑक्सीजन को डाई एटम यानी दो जौहरी सालिमा कहते हैं। इसकी एक और मिसाल कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक जौहर जुड़े होते हैं, इसीलिए ये भी दो जौहरी सालिमा यानी डाई एटम है। मैम, ऑक्सीजन में दोनों जौहर एक जैसे यानी O2 के ही हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग अलग जौहर क्यों हैं? शाबाश अलमास, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में हर शय सिर्फ एक ही किस्म के जौहरों से नहीं बनी है, बल्कि अलग अलग खुसूसियात रखने वाले जौहर मिलकर नए नए सालिमात बनते हैं, और इन सालिमात यानी जौहरों से अशिया बनते हैं। दो जौहर या तो एक ही अंसर के हों या अलग अलग अंसर के हों, उन्हें दो जौहरी सालिमा कहते हैं, यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर composed of only two atoms of the same or different chemical element. Example: hydrogen H2, nitrogen N2, oxygen O2, iodine I2, chlorine Cl2, bromine Br2 वगैरह। मैम, ये आंसर क्या है? आंसर वो अशिया हैं जो सिर्फ एक ही किस्म के जौहरों यानी एटम से बने हैं। आंसर को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस दैट आर मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, चांदी वगैरह। और कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अंसर की तादाद 92 है, और हम इनको पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं। ये देखो पीरियाडिक टेबल है जिसमें आंसर की दर्जाबंदी की गई है। मैम, अब मुझे समझ आया कि आंसर किसे कहते हैं। अच्छा फबीहा, हमको डायटॉमिक मॉलिक्यूल के मुतालिक जान चुके हैं। क्या तुम बता सकती हो ट्रायटॉमिक एलिमेंट किसे कहते हैं? जी मैम, तीन जौहरों से बने हुए सालिमे को ट्रायटॉमिक सालिमा कहते हैं, और इसकी मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसमें कार्बन का एक जौहर और ऑक्सीजन के दो जौहर होते हैं। इसके लिए एक और मिसाल है ओजोन, जिसका जाबिता है O3, इसमें ऑक्सीजन के तीन जौहर होते हैं। शाबाश फबीहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के साथ साथ पानी भी एक ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन का एक जौहर होता है। Triatomic molecules are composed of three atoms of same or different chemical elements. Example: water H2O, carbon dioxide CO2, ozone O3। बहरहाल कनाडा महर्षि ने बताया कि हर शय जौहरों से बनी है, जिसे मादा कहते हैं। सदफ, क्या तुम अब तक के सीखे हुए मालूमात का यादा पेश कर सकती हो? जी मैम, जरूर। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन्हें मादा कहते हैं। मादा मैटर सालिमों से बना होता है। इन सालिमात मॉलिक्यूल्स जौहरों से बने होते हैं। ये जरूरी नहीं कि मादा एक ही किस्म के जौहर के सालिमों से बना हो। मादे के सालिमों में जौहर एक ही किस्म के भी हो सकते हैं और दो से जायद किस्म के भी हो सकते हैं। दो जौहरों से बने सालिमों के अनासिर को डायटॉमिक एलिमेंट कहते हैं, और तीन जौहरों से बने सालिमों के अनासिर को ट्रायटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। एक्सेलेंट सदफ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मुझे ये कौन बताएगा
کہ मादा किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊंगी। ठीक है आयजा, तो बताओ मादा किसे कहते हैं? मैम दुनिया में मौजूद हर शय को मादा कहते हैं, जैसे ये पेन, ये किताब, ये मिठाइयाँ वगैरह। हाँ आयजा, तुमने बिल्कुल सही समझा है, मगर मादे का डेफिनेशन या तारीफ ये है, ऐसी अशिया जो जगह घेरती है, वजन रखती है और सालिमों से बनी होती है, मादा कहलाती है। मैटर इज एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. Everything that can be touched, see, hear, taste and also smell. ये तो मादे का डेफिनेशन यानी तारीफ थी। अलमास, ये बताओ कि मादे की हालतें कौन कौन सी हैं जिसको मैंने समझाया है? हाँ मैम, मादे की हालतें ही ठोस, माया और गैस। बिल्कुल सही फबीहा, मैं तुम्हें चंद अशिया के नाम बताऊंगी, उनमें से कौन सा मादा नहीं है इसकी पहचान करके बताओ। जी मैम जरूर। क्यों ना ये सवाल हम अपने ऑडियंस से पूछें, पता करते हैं उन्हें इस सवाल का जवाब मालूम है या नहीं। तो आपका सवाल है, मंदरजा झैल में कौन सा मादा नहीं है? इसके मुमकिन ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए खौसे खजा, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी अक्स, ऑप्शन डी याददाश्त, ऑप्शन ई दर्जे बाला सभी। फबीहा, इसका सही जवाब ऑप्शन ई ही है, यानी दर्जे बाला सभी। लेकिन क्यों मैम? फबीहा, क्योंकि ये तमाम सूरत हाल जैसे खौसे खजा यानी रेनबो, रोशनी, अक्स यानी इमेज, याददाश्त यानी मेमोरी, ये तमाम गैर मादा हैं। इनमें कोई जौहर या एटम्स और सालिमे नहीं पाए जाते, इसलिए ये तमाम मादा नहीं हैं। अच्छा बच्चों, क्या तुम जानते हो कि मादा उन्वान साइंस की कौन सी शख्स से जुड़ा है? जी मैम, ये इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री से जुड़ा है। अलमास, क्या तुम बता सकती हो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। फादर ऑफ केमिस्ट्री जॉन डाल्टन है। इस तस्वीर में देखो, यही जॉन डाल्टन है। उन्होंने भी मादा, अंसर, जौहर वगैरह से मुताल्लिक रिसर्च की है। जॉन डाल्टन का एटमी नजरिया जौहर और उनके खुसूसियात के लिहाज से तमाम मामलात को बयान करने की पहली मुकम्मल कोशिश थी। मैम, इनकी रिसर्च से मुताल्लिक और थोड़ा बताइए ना। ठीक है अलमास, अभी हमारी मंजिल दूर है, उस वक्त तक मैं तुम्हें जॉन डाल्टन की रिसर्च के मुताल्लिक बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, everything is composed of atoms which are the building blocks of matter and cannot be destroyed. जॉन डाल्टन की रिसर्च के मुताबिक तमाम अनासिर छोटे छोटे जर्रात से बने हैं। उन मुहिम जर्रात को जौहर कहते हैं। जब हम किसी शय को बार बार तकसीम करने से जो सबसे छोटा जर्रा बन जाता है और दोबारा तकसीम नहीं हो सकता, उसी छोटे जर्रे को जौहर कहते हैं और उस जौहर को तबाह या बर्बाद नहीं कर सकते। एक मखसूस अंसर में जौहर एक ही किस्म के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में O2। ऑक्सीजन के दोनों जौहर एक ही किस्म के होते हैं। इन दोनों जौहर के जौहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर यकसा होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है। मैम, हाइड्रोजन में भी एक ही किस्म के 2 सालिमे होते हैं। हाइड्रोजन का जाबिता H2 है, लेकिन मैम हाइड्रोजन का जौहरी अदद क्या है? शाबाश सदफ, हाइड्रोजन भी एक ही अंसर है और इसका जौहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर 1 है। मैम हमें ये तो मालूम हो गया कि एक ही किस्म के जौहरन से बने हुए अशिया को अंसर कहते हैं, लेकिन ऐसे अशिया जो मुख्तलिफ किस्म के जौहरों से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मैम? जैसे कि पानी, जिसका जाबिता है H2O, इसमें तो 2 अलग अलग किस्म के जौहर हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शाबाश ऐजा, तुम बहुत ज़हीन हो। ऐसे अशिया जो मुख्तलिफ किस्म के जौहरों यानी एटम से बने हों, उन्हें मुरक्कब कहते हैं यानी कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन के 2 सालिमे और ऑक्सीजन का 1 सालिमा होता है, इसलिए उसे मुरक्कब कहते हैं।
जब दो जौहर आपस में मुंसलिक होते हैं या अलग होते हैं तो उसे कीमियाई तब्दीली यानी केमिकल चेंज कहते हैं। मैम, ये जो कीमियाई तब्दीली है, क्या आप इसे एक और मर्तबा समझाएंगी? ठीक है सदफ, मैं तुम्हें उसे एक मिसाल से समझाऊंगी। अगर हम पानी ही की मिसाल लें तो देखो, पानी में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक ही गैस है। जब हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन का एक जौहर कीमियाई इत्तेहाद पाते हैं तो हमें पानी हासिल होता है, जो कि एक मायाशय है, यानी इसमें कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है और हालात में तब्दीली आती है। मैम, इसके मानी ये है कि कोई भी दो जौहर या दो से ज्यादा जौहर जब तामुल पाते हैं तो कीमियाई तब्दीली वाक़ा होती है। बिल्कुल सही आयशा। और कीमियाई तब्दीली में ना कोई जौहर पैदा होता है और ना ही तबाह होता है। मैम, वो कैसे? कैसे कोई जौहर तबाह नहीं होगा? हालत तो तब्दील हुई ना। मैं तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सालिमे आपस में तामुल पाकर पानी बनाते हैं। तामुल पाने से पहले हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन का एक जौहर थे। तामुल के बाद भी हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन के एक जौहर ही हैं। ना तो जौहरों की तादाद ज्यादा हुई है और ना ही कम हुई है, सिर्फ उनकी हालत में तब्दीली आई है। तामुल से पहले जौहर गैस की हालत में थे, तामुल पाकर ये माया में तब्दील हुए हैं। जी मैम, अब मुझे सब अच्छे से समझ आ गया। मैम, वो देखिए, वहाँ पर कितने लोग जमा हुए हैं। क्या हो रहा है वहाँ पर? पता नहीं, तुम सब बैठ जाओ, मैं मालूम करती हूँ। फौजिया मैडम, आप जरा बच्चों की निगरानी कीजिए, मालूम करती हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है फन्नाज मैम। बच्चों, तुम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है मैम। मैम, क्या आपको मालूम हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ है? हाँ हाँ, बताती हूँ। बच्चों, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक कार बहुत स्पीड से जाकर पानी में गिर गई है, इसलिए वहाँ उतने लोग जमा हुए हैं। मैम, कितनी ऊंचाई से कार गिरी है? शायद कार में बैठे हुए लोगों को बहुत चोटें आई होंगी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अच्छा बच्चों, इसका जवाब तुम खुद बताओ। मैम, इतनी ऊपर से गिरने पर तो बहुत चोटें आई होंगी। अच्छा रुको, क्यों ना हम इसका जवाब अपने ऑडियंस से मालूम करें। तो आपका सवाल ये रहा, कौन से सूरत हाल में चोट ज्यादा लगेगी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पहाड़ की चोटी से कार 20 मीटर की गहराई में गिर गई। ऑप्शन बी, कार गहरी वादी में गिर गई। ऑप्शन सी, कार पानी में गिर गई। हाँ फबीहा, और यही सही जवाब है। कार अगर गहरी वादी में गिरे तो ज्यादा चोट लगेगी। आयजा, क्या तुम बता सकती हो कि ऐसा क्यों होगा? जी मैम, जरूर। क्योंकि कार जब ऊंचाई से गिरती है तो इसकी स्पीड बढ़ती है और रफ्तार यानी स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार बहुत तेजी से जाकर जमीन से टकराएगी और इसलिए कार में बैठे लोगों को भी चोट ज्यादा लगेगी। शाबाश ऐजा, तुमने बिल्कुल सही बताया। अगर कार उतनी ही तेजी से पानी में गिरती तो चोट उतनी नहीं लगती। मगर क्यों मैम? क्योंकि पानी एक माया हालत है और जमीन ठोस। तुम सब पहले ही जान चुके हो कि ठोस, माया और गैस क्या ही। जमीन का सख्त हालत में होना ही चोट की वजह है। अच्छा, वो देखो, बातों ही बातों में म्यूजियम भी आ गया। चलो चलो सब बच्चे बस से उतरो। और हाँ, थोड़ा ध्यान से। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ना? हाँ बच्चों, ये विश्वेश्वरैया म्यूजियम है। यहाँ पर तुम्हें साइंस से मुताल्लिक बहुत सी जानकारी मिलेगी। और हाँ, अंदर जाकर सब इधर उधर ना चले जाना। सब बच्चे हमारे साथ ही रहना, ठीक है? ओके मैम। ये देखो, ये साइंस में इल्मे कीमिया यानी केमिस्ट्री का कॉर्नर है। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे केमिकल्स यानी कीमियाई अशिया मौजूद हैं। हाँ मैम, यहाँ पर तो बहुत सारे कीमियाई अशिया मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, इधर आओ। ये देखो, हम जिस टॉपिक पर अभी बस में बात कर रहे थे ना, इसके बारे में और मजीद जानेंगे। अच्छा, तुम सब जानते हो कि मादा किसे कहते हैं और इसकी हालतें कौन कौन सी हैं?
اب ہم ان مختلف حالتوں میں سالموں کی ترتیب کو جانیں گے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر 3 گلاسز ہیں، ایک میں مٹی، دوسرے میں پانی لیا ہے اور تیسرا گلاس خالی ہے۔ اچھا بچوں، ایک بات بتاؤ، یہ جو تیسرا گلاس ہے کیا یہ واقعی میں خالی ہے؟ ہاں میم، یہ گلاس تو خالی ہے۔ نہیں میم، وہ خالی نہیں ہے، اس میں ہوا ہوتی ہے۔ ارے واہ ایزا، تمہیں معلوم تھا کہ وہ گلاس خالی نہیں ہے؟ ہاں میم، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ کوئی بھی خالی برتن یا چیز خالی نہیں ہوتی، اس میں ہوا موجود ہوتی ہے۔ اسے جاننے کے لیے ہم نے تجربات بھی کیے تھے۔ شاباش ایزا، تمہاری یادداشت تو بہت تیز ہے۔ اچھا تو دیکھو، ان گلاسز میں پائی جانے والی اشیاء کو ہم ٹھوس، مائع اور گیس کی مثالوں کی طرح دیکھیں تو اب میں ان میں ایک سکہ یا کوائن ڈالوں گی، تو غور سے دیکھنا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہاں پر مٹی سے بھرے گلاس میں سکہ ڈالوں گی، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ میم، سکہ تو مٹی کے اوپر ہی گرا ہے۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے۔ اب میں سکے کو دوسرے گلاس میں یعنی پانی سے بھرے گلاس میں ڈالوں گی، غور سے دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا۔ میم، سکہ تو دھیرے سے جا کر گلاس کی تہ میں بیٹھ گیا۔ ہاں فبیہا، اب دیکھو میں سکے کو ہوا سے بھرے ہوئے گلاس میں ڈالوں گی، غور کرو اور بتاؤ کیا ہوگا۔ میم، اس مرتبہ تو سکہ تیزی سے جا کر گلاس کی تہ میں گر گیا۔ ارے واہ، تم نے تو بہت غور سے دیکھا ہے، ویری گڈ۔ اچھا ایزا، اب تم بتاؤ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہر گلاس میں سکہ مختلف طریقے سے اندر گرا؟ ان گلاسوں میں الگ الگ شے ہے۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے۔ چلو میں تمہیں گلاس ٹھوس شے کی مثال ہے۔ ٹھوس اشیاء میں سالمے بہت ہی قریب جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سالموں کے درمیان کشش کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شے ان سالموں کے درمیان سے آسانی سے نہیں گزر سکتی۔ اسی لیے سکہ مٹی سے نہیں گزر سکا اور اوپر ہی رہ گیا۔ ہاں میم، لیکن پانی میں تو سکہ دھیرے سے جا کر گلاس کی تہ میں بیٹھ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پانی ایک مائع یعنی بہنے والی شے ہے جس میں سالمے آپس میں مضبوطی سے نہیں جڑے رہتے اور ان کے درمیان کشش کی قوت بھی ٹھوس کے مقابلے کمزور ہوتی ہے، اور جب ان سالموں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم نے پانی میں سکہ ڈالا تو وہ اپنے وزن کے دباؤ کی وجہ سے سالمات کو دور ہٹاتے ہوئے جا کر گلاس کی تہ میں دھیرے سے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا میں سالمے دستیاب جگہ میں مساوی طور پر پھیل جاتے ہیں، کیونکہ گیس میں سالموں کی درمیانی کشش بہت کمزور ہوتی ہے اور سالمے ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں۔ جب ہم ہوا سے بھرے گلاس میں سکہ ڈالتے ہیں تو سکے کے وزن کی وجہ سے سالمے ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں اور سکہ تیزی سے جا کر گلاس کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ میم، اب ہمیں سب کچھ ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا بچوں، آؤ اب ٹھوس، مائع اور گیس میں سالموں کے جوڑ کو تفصیل سے معلوم کریں۔ یہاں پر دیکھو، ٹھوس اشیاء میں سالموں کا جوڑ کچھ اس طرح ہوتا ہے، وہ بہت ہی قریب جڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سالموں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ ٹھوس اشیاء خاص شکل اور حجم رکھتے ہیں، ویسے ہی مائع میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں سالمے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے، یہ ٹھوس کی طرح قریب جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا درمیانی فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ اب اس تصویر کو دیکھو، یہ ہوا میں سالموں کی ترتیب کو بتا رہی ہے۔ اس میں سالموں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آزادانہ طور پر حرکت کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کوئی خاص شکل اور حجم نہیں ہوتی۔ میم، کیا مادے کی صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے صرف ٹھوس، مائع یا گیس کی شکل میں پائی جاتی ہے؟ تم نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، شاباش ایزا۔ ان تصاویر کو دیکھو اور بتاؤ کہ یہ اشیاء مادے کی کون سی حالتوں میں ہیں۔ میم،
ये जो बर्फ नजर आ रही है वो ठोस हालत में है और पानी माया हालत में है। मैम, ये जो बादल नजर आ रहे हैं वो गैस हालत में है। मगर मैम, मुझे ये मालूम नहीं कि बिजली मादे की कौन सी हालत है। कोई बात नहीं अलमास, मैं तुम्हें बताती हूँ। बिजली मादे की चौथी हालत है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो आओ प्लाज्मा से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन इससे पहले जो अब तक सीखा है इसका यादा कर लें। आप सब ने ऑलरेडी ये जान लिया है कि ठोस शय में सालिमों का जोड़ किस तरह होता है। जैसा कि तुम बर्फ में देख सकते हो, सालिमों की दरमियानी कशिश ज्यादा होती है और वो बहुत ही नजदीक जुड़े रहते हैं। इसमें सालिमे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान कशिश बहुत ही स्ट्रांग होती है। मैम, क्या हम ठोस हालत में मौजूद अशिया को माया हालत में तब्दील कर सकते हैं? क्या हम सालिमों की दरमियानी कशिश को कम कर सकते हैं? अगर सालिमों की दरमियानी कशिश कम हो जाए तो क्या वो सालिमें हरकत कर सकते हैं? अरे अरे सदफ, इतने सारे सवालात एक साथ। रुको रुको, बताती हूँ। जरा इस तस्वीर को देखो, गौर से देखना। इसमें सालिमे हरकत कर रहे हैं। जब किसी ठोस शय को गर्म किया जाए तो इसमें मौजूद सालिमे यानी मॉलिक्यूल्स हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी को जज्ब करके हरकत में आ जाते हैं। क्योंकि जब वो ठोस हालत में होते हैं तो इनकी कुव्वत कशिश ज्यादा होती है और जब इनको हरारती तवानाई यानी हीट को अब्जॉर्ब करके अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। चलो इसे तफसील से मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि जौहर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लें तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अतराफ घूमता है और जब हम हीट देंगे तो वो हीट को जज्ब करके अपने ऑर्बिट से दूर हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खोकर आयोनिक स्टेट में आ जाता है और वो हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्लाज्मा हालत को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस हालत में आयन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इस हालत को प्लाज्मा हालत कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन में ही देख लो, H+ आयन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये हालत प्लाज्मा होती है। यहाँ पर जो दाएं जानिब तस्वीर नजर आ रही है वही प्लाज्मा हालत है। प्लाज्मा की भी कोई खास शक्ल, साइज या जोड़ नहीं होता, मगर बहुत ज्यादा तवानाई मौजूद होती है। गैस हालत में ही इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो इसका अंदाजा लगाओ कि प्लाज्मा हालत में कितनी ज्यादा एनर्जी होती होगी और इसमें बहुत ज्यादा मुतहर्रिक ज़रात मौजूद रहते हैं। जी मैम। मैम, वो देखिए, वो जो वर्किंग मॉडल नजर आ रहा है वो क्या है? हाँ बच्चों, इस मॉडल को देखो। इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे मादे की हालतों में तब्दीली आती है। ठोस अशिया को जब हीट एनर्जी दी जाए तो वो माया हालत में तब्दील हो जाते हैं और जब माया हालत को और हीट मुहैया की जाए तो वो गैस हालत में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से और ज्यादा गर्मी देने से वो अपना इलेक्ट्रॉन खोकर आयन में तब्दील हो जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इस आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन को ही प्लाज्मा कहते हैं। मैम, हमें ये तो मालूम हो गया कि प्लाज्मा हालत किसे कहते हैं, मगर कौन सी अशिया प्लाज्मा हालत में पाई जाती है ये तो बताएं ना। हम इसको सितारों में देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जमीन का सबसे करीब तरीन सितारा सूरज है। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फिजन यानी इंशफाक होता है। इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अगर हीलियम में तब्दील करना है तो ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत खारिज होती है। ज्यादा गर्मी की वजह से इसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स आयोनिक स्टेट में तब्दील हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में बदल जाते हैं। तो इस प्लाज्मा हालत को हम सूरज में देख सकते हैं। मैम, क्या प्लाज्मा हालत को हम सिर्फ सूरज में ही देख सकते हैं? प्लाज्मा हालत और कहाँ-कहाँ पाई जाती है?
बहुत खूब आयजा, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। तुम सब ने गौर किया होगा कि जब बरसात होती है तो गरज और बिजलियां भी होती हैं। क्या तुम जानते हो बिजलियां कैसे बनती हैं? जी मैम, आपने बताया था कि बादलों के आपस में टकराने से बिजलियां पैदा होती हैं। बिल्कुल सही फबीहा। और जब बिजली पैदा होती है तो बहुत सारी हीट एनर्जी यानी हरारती कुव्वत खारिज होती है। इस हरारत को वहां मौजूद साली में इस्तेमाल करके आयन्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं। ये आयन्स स्टैटिक आयन्स या सुकूनी बर्फ आयन कहलाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हरकत के वक्त हमें बिजली की चमक दिखाई देती है। यहाँ पर साली में अयानिक हालत में होने की वजह से हम इसे प्लाज्मा हालत में देख सकते हैं। यही नहीं बच्चों, हम इसके अलावा अपने घरों में जो फ्लोरेसेंट लाइट और नियॉन बल्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर भी साली में अयोनिक स्टेट में होते हैं। तो हम इसमें भी मादे की चौथी हालत प्लाज्मा को देख सकते हैं। तो बच्चों, क्या तुमको समझ में आया मादे की चौथी हालत कैसे बनी? हाँ मैम, बहुत अच्छे से हमारी समझ में आ गया कि मादे की चौथी हालत प्लाज्मा कैसे बना है। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। ओके मैम। तो आपका सवाल, टीवी स्क्रीन में मादे की कौन सी हालत होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो असातिज़ा इकराम, इसका सही जवाब ऑप्शन बी प्लाज्मा है और हमारे असातिज़ा ने भी करेक्ट जवाब दिया है। यही सही जवाब है। ये साली में आयोनिक स्टेट में पाए जाते हैं। असातिज़ा इकराम, एक सवाल चैट बॉक्स में हमारे लिए आया है कि क्या हम आँख को प्लाज्मा की चौथी हालत कह सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही। मादे की चौथी हालत प्लाज्मा को हम आँख की शक्ल में भी देख सकते हैं, यानी आँख को प्लाज्मा की चौथी हालत कह सकते हैं। मैम, आपने कहा था कि अगर किसी मादे की हालत को ज्यादा से ज्यादा हीट दी जाए तो इसकी हालत में तब्दीली आती है। तो क्या अगर मादे की किसी हालत से तवानाई निकाल दी जाए या कम कर दी जाए तो इस हालत में तब्दीली नजर आएगी? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया तुमने ऐजा, वेरी गुड। बच्चों के ऐसे सवाल ही नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। तो सुनो, अगर किसी मादे से या ठोस शय से तवानाई को वापस निकाल लिया जाए तो वाकई हालत में तब्दीली होगी और इसके नतीजे में हमें मादे की पांचवी हालत हासिल होगी, जो कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। कॉन्डेंसेट के माने इंजमाद या तकसीफ के ही। मादे की पांचवी हालत का नाम बोस आइंस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदुस्तानी तिब्बती दान सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने इस पर रिसर्च की थी। 1920 ईस्वी में इसके जरिए क्वांटम मैकेनिक के तहत वसी मुतालिया हुआ। मैम, मादे की इस हालत को कॉन्डेंसेट या तकसीफ किस लिए कहते हैं? जिस तरह पानी सूरज की गर्मी की वजह से आबी बुखारात बनकर ऊपर उड़ जाता है और ऊपर जाते जाते इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो पानी के साली में एक जगह मुंजमद होकर बादल बन जाते हैं। इस तरह एक ठोस शय से अगर दर्जे हरारत कम कर दें तो वो कॉन्डेंसेट मादा कहलाता है। जैसा कि हमें पता है कि ठोस या सॉलिड अशिया में साली में एक दूसरे के करीब जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और इनकी दरमियानी कशिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर दर्जे हरारत को निकाल दिया जाए तो कशिश कम हो जाती है और वो मुंजमद होकर इसका टेम्परेचर लेवल करीब करीब 0 हो जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन यूं कह सकते हैं, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मादे की वो हालत है जिसमें अलग अलग एटम या एटमी ज़र्रात ठंडे होकर मुतलिक सिफर के करीब पहुंच जाते हैं। बोस आइंस्टाइन condensate is a state of matter in which separate atoms or subatomic particles cooled to near absolute zero. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की मिसाल अगर लेना चाहें तो हम सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड को ले सकते हैं। असल में
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक सर्द ठोस शय है और इसमें तवानाई बहुत कम पाई जाती है। दूसरे 4 हालतों के मुकाबले इसकी तवानाई कम है। अब इन तस्वीरों को देखो और पहचानो ये कौन है। मैम, मुझे मालूम है, ये दोनों साइंसदान हैं, बोस और आइंस्टाइन। ये जो लेफ्ट साइड में है वो सत्येंद्रनाथ बोस हैं और जो राइट साइड में है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। एक्सीलेंट आयजा, इनके नाम तुम्हें मालूम थे? हाँ मैम, इनसे मुताला आपने हमें प्रोजेक्ट दिया था। हाँ बच्चों, ये दोनों साइंसदान ही इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया और मादे की इस हालत के बारे में दुनिया को बताया। इसलिए मादे की 5वीं हालत को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। अच्छा तो बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और जानेंगे कि कैसे किसी मादे को या ठोस को एनर्जी दी जाए तो इसकी हालत बदलेगी। बच्चों, तुम यहाँ पर चंद अशिया देख रहे हो, जो कि एक ग्लास जार, सूखे बटाने, रबर शीट और धागा। अब मैं इन दानों को इस जार में डालूंगी, तो देखो ये कैसे जुड़े हैं। मैम, ये तो ठोस अशिया के सालिमों की तरह जुड़े हैं। हाँ सदफ, तुमने ठीक पहचाना, इनके दरमियान फासिला बिल्कुल नहीं है। ये ठोस शक्ल में सालिमों की तरह जुड़े हैं और इनके दरमियान कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। अब मैं इसको बिल्कुल इस तस्वीर के जैसे अरेंज कर लूंगी। ये देखो रेडी हो गया और धागा भी बांध दिया है। अब इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस जार को उल्टा कर दूंगी और धागे को आहिस्ता से खींचूंगी। तो बताओ क्या नजर आ रहा है? मैम, अंदर के दाने तो हरकत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तवानाई का तबादिला हुआ। यहाँ तवानाई बिल कुव्वत से तवानाई बिल फेल में तबादिला हुआ। मैंने यहाँ इन दानों पर थोड़ी एनर्जी डाली तो वो दाने इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हरकत में आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जब सालिमों पर एनर्जी डालें तो वो इस एनर्जी की मदद से हरकत में आ जाते हैं और इनके दरमियान फासिला भी ज्यादा होता है। अगर मैं इसी तरह इस धागे को और थोड़ा जोर से खींचूं तो अंदर के दानों पर ज्यादा कुव्वत पड़ेगी और वो ज्यादा तेजी से हरकत करने लगेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने से इसका असर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ मैम, ज्यादा एनर्जी देने से बटाने जोर जोर से हिल रहे हैं। अच्छा बच्चों, तुम भी इस तरह का मॉडल अपने घरों में बनाओगे और इस तजुर्बे को प्रैक्टिकली अपने घरों में करके इसका एक्सपीरियंस यहाँ क्लास में शेयर करना, ठीक है? ठीक है मैम। मैम, बहुत भूख लग रही है और यहाँ पर कहीं से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कुछ बहुत ही अच्छा पकवान पक रहा है शायद। अरे हाँ, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पका रहे हैं। हाँ हाँ, खाना भी खाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम सबको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी मैम, पूछिए। तो आपका सवाल ये रहा, गरम खाने की बू आपको कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन सर्द खाने से बू हासिल करने के लिए आपको इसके करीब जाना होगा। इसकी वजह क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सर्द अशिया में महक नहीं होती। ऑप्शन बी, गर्म अशिया की काइनेटिक एनर्जी ठंडी अशिया से ज्यादा है। ऑप्शन सी, गर्म अशिया के ज़रात सर्द अशिया के मुकाबले में घने होते हैं। ऑप्शन डी, मंदरजे बाला में से कोई भी नहीं। जानते हो बच्चों, इस सवाल का सही जवाब भी यही है कि गर्म अशिया की काइनेटिक एनर्जी ठंडी अशिया से ज्यादा होती है। हमने अभी अभी इससे मुताल्लिक बहस की कि मादे को गर्म करने पर इनके सालिमात फैल जाते हैं। इसी तरह गैस की हालत में सालिमे बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इस वजह से गर्म अशिया की काइनेटिक एनर्जी ठंडी अशिया के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है और ठंडी अशिया में दर्जा हरारत नहीं होता है, इसलिए इनमें तवानाई बिलफेल बहुत कम होती है और इसकी खुशबू ज्यादा देर तक हवा में नहीं फैलती। वहीं गर्म अशिया में दर्जा हरारत ज्यादा होता है
اور اس کی خوشبو ہوا کے سالموں کے ساتھ مل کر دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ مس، ان گرم کھانوں کی مہک سے تو میری بھوک بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آئس کریم، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ چلو جلدی سے کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ اب ہم مینگلور پورٹ جا رہے ہیں۔ ہاں چلو چلو جلدی سے کھانا کھا لیں۔ میرے ابا کہتے ہیں بنگلور پورٹ میں بہت بڑی بڑی جہازیں ہیں۔ بالکل صحیح فبیہا، اب باتیں ختم کرو اور جلدی سے کھانا کھا لو۔ وہ دیکھو، ہم مینگلور پورٹ کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ میم وہ دیکھیے کتنی بڑی بڑی جہازیں ہیں، مگر میم وہ سب انہیں رسی سے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ آئزہ، وہ سب انہیں رسیوں سے باندھ کر آہستہ سے دھکا دیتے ہوئے سمندر میں اتار رہے ہیں تاکہ جہاز الٹے نہیں اور سمندر میں محفوظ طور سے اتر جائے۔ جی میم، دیکھیے جہاز پانی میں اتر گئی اور کتنا سارا پانی باہر آ گیا اور وہاں کھڑے لوگ بھی بھیگ گئے۔ ہاں ایزا، جب جہاز پانی میں اترتی ہے تو اپنے حجم کے برابر پانی ہٹاتی ہے، اسی لیے پانی باہر آ جاتا ہے اور قریب کھڑے لوگ اس کی وجہ سے بھیگ جاتے ہیں۔ اچھا چلو، اب سب قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ فوزیہ میم اور فرناز میم جہاز پر چڑھنے کے لیے اجازت لا رہی ہیں، پھر ہم سب جہاز پر چڑھیں گے۔ ٹھیک ہے میم۔ نزدیک سے تو یہ جہاز بہت بڑی نظر آ رہی ہے اور میم اس میں تو گھر جیسے سبھی سہولیات موجود ہیں۔ ہاں فبیہا، ان جہازوں میں گھر جیسے سبھی سہولیات موجود ہیں۔ اس جہاز میں ایسے اور بھی بہت سے کمرے ہیں جن میں سبھی سہولیات موجود ہیں۔ میم میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے آئزہ؟ گرم کھانے کے سالمے تو ہلکے ہونے کی وجہ سے آسانی سے ہوا میں پھیل کر تیرتے ہیں، مگر اتنی بڑی اور وزنی جہاز پانی میں کیسے تیر رہی ہے میم؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے تم نے آئزہ۔ گرم کھانے کے سالمے تو ہلکے ہونے کی وجہ سے آسانی سے ہوا میں پھیل کر کچھ دور تک حرکت کرتے ہیں، اور جہازیں قوت اچھال اور کثافت کی وجہ سے پانی پر تیر رہی ہیں۔ قوت اچھال کسے کہتے ہیں میم، اور یہ کثافت کیا ہے؟ آؤ بچوں، میں تمہیں قوت اچھال اور کثافت کے معنی چند تجربوں سے سمجھاؤں گی۔ یہاں بالکل صحیح آئزہ۔ اب میں اس پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں ایک گیند ڈال رہی ہوں، غور کرو اور بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ میم گیند تو پانی پر تیر رہی ہے۔ بالکل صحیح آئزہ۔ اچھا آئزہ، اب تم اپنے ہاتھ سے اس گیند کو پانی کے گلاس میں اندر نیچے کی طرف دباؤ اور پھر چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ میم گیند کو دبانے پر وہ پانی میں ڈوب گئی اور پھر چھوڑ دیا تو واپس پانی کی سطح پر تیر رہی ہے۔ اچھا ایزا، اب تم گیند کو پھر سے پانی میں تھوڑا اور نیچے کی طرف دباؤ اور بتاؤ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میم۔ میم اس بار بھی گیند کو دبانے پر وہ پانی میں ڈوب گئی اور جب چھوڑ دیا تو واپس پانی میں تیر رہی ہے۔ بالکل صحیح آئزہ۔ یہ دیکھو، جب ہم گیند کو قوت کا استعمال کر کے پانی میں نیچے کی طرف دباتے ہیں تو وہ اس قوت کی وجہ سے پانی میں ڈوبی رہتی ہے۔ جب ہم گیند کو پانی میں اپنے ہاتھوں سے ڈبوئے ہوئے ہوتے ہیں تو پانی بھی گیند کو اتنی ہی قوت سے اوپر کی طرف دھکیلتا ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جب ہم گیند کو چھوڑ دیتے ہیں تو پانی کی قوت کی وجہ سے گیند پھر سے پانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگتی ہے۔ جی میم، جب میں گیند کو نیچے پانی میں دبا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پانی گیند کو اوپر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہاں ایسا پانی کی قوت کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ اسی قوت کی وجہ سے گیند پانی کی طرح سطح پر لوٹ آتی ہے اور تیرنے لگتی ہے۔ اس قوت کو ہم قوت اچھال یا بائنسی فورس کہتے ہیں۔ تو اس تجربے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائنسی یا قوت اچھال ایک قوت ہے جو کہ مائع اپنے اندر مکمل یا جزوی طور پر ڈوبی ہوئی اشیاء کے وزن کے مخالف سمت میں ڈالتا ہے۔ Buoyancy is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object in it.
मैम क्या सिर्फ कुव्वत उछाल की वजह से अशिया तैरती हैं या फिर कोई और भी वजह है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने सदफ, शाबाश। अशिया सिर्फ कुव्वत उछाल की वजह से पानी पर नहीं तैरती हैं। चंद और भी वजूहात हैं जो अशिया को पानी पर तैरने के लिए जिम्मेदार हैं। आओ इन्हें एक और तजुर्बे से मालूम करते हैं। ये देखो, मेरे पास यकसा नाप वाली और शक्ल वाली दो बोतलें हैं। इनमें से हम एक बोतल में चावल भरेंगे और दूसरी बोतल में मुरमुरे यानी फूले हुए चावल डालेंगे। अब हम इन दोनों बोतलों को पानी में डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। मैम मुरमुरा से भरी बोतल तो तैर रही है और चावल से भरी हुई बोतल डूब गई, लेकिन मैम ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ अल्मास, क्योंकि चावल से भरी हुई बोतल की कसाफत पानी की कसाफत से ज्यादा होती है, क्योंकि चावल ठोस शय हैं और इसलिए इनका वजन भी ज्यादा होगा। इसीलिए चावल की बोतल को पानी में डालने से वो डूब जाती है और मुरमुरों से भरी बोतल की कसाफत कम होती है, क्योंकि इनमें गैस भरी होती है। इसीलिए इनका वजन भी कम होता है और मुरमुरों से भरी बोतल पानी पर तैरती है। मैम कसाफत के माने ठीक से समझ नहीं आए। कोई बात नहीं सदफ, मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ। अच्छा सदफ, ये बताओ कि सभी अशिया बुनियादी तौर पर किससे बनी हैं? इस सवाल का जवाब तो मुझे मालूम है। सभी अशिया बुनियादी तौर पर सालिमों से बने हैं। बिल्कुल सही सदफ। ये देखो, मेरे पास एक कटोरी में चावल हैं और दूसरी में मुरमुरे हैं। यहाँ आओ और इन्हें छू कर बताओ कि इन दोनों में क्या फर्क है। मैम चावल तो सख्त हैं और मुरमुरे नरम हैं। बिल्कुल सही। चावल को छूने पर सख्त महसूस होते हैं क्योंकि इनमें सालिमे बहुत ज्यादा होते हैं और सालिमों की दरमियानी कशिश ज्यादा होने की वजह से वो आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। इनमें सालिमों की कसाफत ज्यादा होने की वजह से इनका वजन भी ज्यादा होगा। इसीलिए चावल से भरी हुई बोतल को पानी में डूब जाती है। मुरमुरों में गैस भरी हुई होती है। गैस में सालिमों की मिकदार कम होती है। इनकी दरमियानी कशिश बहुत कम होने की वजह से वो आजादाना तौर पर हरकत करते हैं। गैस में सालिमों की कसाफत कम होने की वजह से इनका वजन भी कम होता है और इसीलिए पानी में डालने पर मुरमुरों से भरी हुई बोतल तैरती है। आओ इसे एक और मिसाल से समझते हैं। इस तस्वीर में देखो, यहाँ पर हमने दो बोरियां ली हैं। एक बोरी में ज्यादा मिकदार में चावल हैं और दूसरी बोरी में कम मिकदार में चावल हैं। ये बताओ कि कौन सी बोरी को हम आसानी से उठा सकते हैं? मैम, हम कम मिकदार वाले चावल की बोरी को आसानी से उठा सकते हैं। बिल्कुल सही फबीहा, क्योंकि इस बोरी में कम मिकदार में चावल है तो इनकी कसाफत भी कम होगी और इनका वजन भी कम होगा। इसीलिए हम कम मिकदार वाले चावल की बोरी को आसानी से उठा सकते हैं। मैम, अब मुझे कसाफत के माने अच्छे से मालूम हो गए। लेकिन मैम, जब हम एक पत्थर को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, और ये जहाज इतनी बड़ी है और वजनी भी, इसके बावजूद जहाज पानी में क्यों नहीं डूबती? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने आयजा, शाबाश। ये देखो, जब हम पानी में पत्थर को डालते हैं तो पत्थर अपने रुकबे के बराबर पानी में जगह घेरता है। इससे पत्थर के रुकबे के बराबर का पानी हिटता है। पत्थर से हिटाए हुए पानी का वजन पत्थर के वजन से कम होता है, क्योंकि पत्थर ठोस होता है और पानी माया। इसीलिए पत्थर पानी में डूब जाता है। लेकिन जहाज का निचला हिस्सा चौड़ा और बड़ा होता है और जहाज मुकम्मल तौर पर ठोस नहीं होती। इसमें हवा भरी रहती है। जहाज अपने वजन से ज्यादा वजन के पानी का रुकबा घेरती है और ज्यादा मिकदार में पानी हिटाती है, जिसकी वजह से पानी जहाज के निचले हिस्से पर ऊपर की तरफ दबाव डालता है। इसीलिए जहाज पानी पर तैरती है। आओ इसे एक वीडियो के जरिए समझते हैं। इसके को मालूम करना होगा। इस प्रिंसिपल के तहत कोई भी शय जो पानी में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर डूबी हुई हो, इस पर पानी ऊपर की जानिब एक कुव्वत डालता है, जिसे कुव्वते उछाल कहते हैं, और ये कुव्वत इस शय से हिटाए हुए पानी के वजन के मसावी होती है। जैसे
ایک جہاز کا نچلا حصہ بڑا اور چوڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی میں زیادہ مقدار کا پانی ہٹاتی ہے، جو کہ جہاز کے وزن سے زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اس سے پانی جہاز پر اوپر کی جانب اتنے ہی دباؤ سے قوت ڈالتا ہے، اسی لیے جہاز پانی پر تیرتی ہے۔ جی میم، اب مجھے ٹھیک سے سمجھ آ گیا کہ جہازیں پانی میں تیرتی کیوں ہیں۔ شاباش عائزہ، تو اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ زیادہ کثافت والی اشیاء ڈوب جاتی ہیں۔ اشیاء کا حجم یکساں ہو تو زیادہ وزنی اشیاء کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اشیاء کا وزن یکساں ہو تو کم حجم والی شے کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے ضابطے کی شکل میں لکھیں تو کثافت برابر ہے وزن بٹے حجم ہوتا ہے۔ اب چلو جہاز کے باہری حصے میں چلتے ہیں۔ جی مس، چلیے۔ مس، یہاں سے تو سمندر بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ارے وہ کیا میم، وہ لوگ تو پانی میں اترے ہوئے ہیں، مگر وہ تو گیند کی طرح پانی پر تیر رہے ہیں، ایسا کیوں میم؟ ابھی ہاں، ذرا ان کے لباس کو دیکھو، انہوں نے مخصوص جیکٹ پہنے ہیں جو کہ خاص طور سے تیرتے وقت پہنے جاتے ہیں۔ ان جیکٹس میں ہوائی تھیلیاں ہوتی ہیں، انہیں پہننے سے ہمارے حجم میں اضافہ ہوتا ہے اور کثافت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے جیکٹ پہن کر پانی میں جانے والے لوگ نہیں ڈوبتے۔ صدف، وہ دیکھو کتنی ساری بطخیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ تیر رہی ہیں، کتنی خوبصورت ہے نا؟ بالکل، یہ بطخیں تو بہت خوبصورت ہیں میم۔ ان بطخوں کو دیکھ کر میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ تیراکی سیکھے بغیر انسان مخصوص تیراکی کے جیکٹ پہن کر تیرتے ہیں، مگر ان بطخوں نے تو کوئی جیکٹ نہیں پہنا ہے، وہ کیسے تیر رہے ہیں؟ شاباش الماس، تم نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بطخوں کے جسم میں اللہ نے چند مخصوص خصوصیات بخشی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی میں آسانی سے تیرتی ہیں، جیسے بطخوں کا جسم۔ ہم اگر بطخوں کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا جسم کشتی نما ہوتا ہے، اس سے ان کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے پیر، اس تصویر میں غور سے دیکھو، بطخوں کے پیر جھلی دار ہوتے ہیں، جن کی مدد سے بطخیں آسانی سے پانی کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پروں میں ایک مخصوص خاصیت ہوتی ہے کہ جب بطخیں اپنے پر پھیلاتی ہیں تو ان کے پروں میں ہوا کی کچھ مقدار قید ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہوا کی کثافت کم ہوتی ہے، وہ بطخوں کے وزن میں کمی لاتی ہے اور اس سے بطخیں نہیں ڈوبتی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر ہوائی خانے پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بطخیں ہلکی ہوتی ہیں۔ بطخوں میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی دم کے قریب غدود ہوتے ہیں جو کہ چکنائیاں بناتے ہیں۔ بطخیں اس چکنائی کو اپنی چونچ سے اپنے پروں پر لگاتی ہیں۔ چکنائی یعنی تیل کی کثافت پانی کی کثافت سے کم ہوتی ہے اور یہ چکنائی بطخوں کے پروں کو پانی میں بھیگنے سے بچاتی ہے، اس سے بھی بطخوں کے وزن میں کمی آتی ہے اور وہ نہیں ڈوبتی۔ میم، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بطخوں کے پانی میں نہ ڈوبنے کے اتنے سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایزا، اللہ نے ہر جاندار کو اس کے ماحول کے مطابق ہی خصوصیات عطا کی ہیں۔ جی میم۔ میم، وہ دیکھیے وہاں پر چند لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، لیکن میم وہ تو جہاز نہیں ہے، وہ کس پر بیٹھے ہیں؟ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ نہیں آئزہ، ڈرو نہیں، وہ لوگ نہیں ڈوبیں گے۔ وہ لوگ جس پر سوار ہیں اسے بیڑا کہتے ہیں، اسے کیلے کے تنوں سے بنایا جاتا ہے۔ مگر میم وہ کیلے کے تنوں کا بیڑا کیوں نہیں ڈوبے گا؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے تم نے عائزہ۔ آؤ اس سوال کا جواب ہم اپنے آڈینس سے پوچھتے ہیں۔ کیلے کے تنے پانی پر کیوں تیرتے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں۔ آپشن اے، کیلے کے تنوں کا وزن پانی پر کم ہوتا ہے۔ آپشن بی، کیلے کے سٹیم یا تنوں کے اندر ہوا کے خانوں کی موجودگی کی وجہ سے۔ آپشن سی، کیلے کے تنوں کے سڑنے کے عمل میں گیس خارج ہوتی ہے جو تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ آپشن ڈی، تنوں میں موجود کم کثافت والے مغز کی وجہ سے یہ پانی پر تیرتے ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی کیلے کے تنوں میں سٹیم میں ہوائی خانے پائے جاتے ہیں جنہیں
एरेंखाइमा टिश्यू कहते हैं। केले के तनों में हवाई खानों की मौजूदगी से इनकी कसाफत में कमी आती है, इसलिए केले के तने पानी में नहीं डूबते। ऐसे केले के तनों से बनाए गए बेड़े हम अक्सर सैलाब ज़दा इलाकों में देख सकते हैं, जिन पर सवार होकर लोग आसानी से छोटे फासले तय कर सकते हैं। जी मैम, अब हमें पता चला कि केले के तने पानी पर कैसे तैरते हैं। मैम वो देखिए, वहाँ और भी बड़ी बड़ी जहाजें हैं। पता नहीं इस दुनिया में और कितनी बड़ी बड़ी जहाजें हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी जहाज कैसे होगी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे वजनी और बड़ी जहाज दिखाती हूँ। ये देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी जहाज है। क्या तुम इसका नाम जानती हो? वाकई मैम, कितनी बड़ी और वजनी जहाज है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं मालूम। इस जहाज का नाम पायनियरिंग स्पिरिट है। ये 90 लाख मीट्रिक टन पानी की जगह घेरती है, जो कि करीब करीब 3 लाख हाथियों के वजन के बराबर है। वाह मैम, कितनी खूबसूरत जहाज है। मुझे तो इसकी तस्वीर देखकर ही इस जहाज में सफर करने की ख्वाहिश हो रही है। इंशाअल्लाह आयजा, अल्लाह ने चाहा तो हम सब मिलकर अगले साल साइंसी ट्रिप में इस जहाज को देखने जाएंगे। अरे, बातों बातों में तो शाम हो रही है। चलो अब सब वापस बस में चलते हैं और अपने अपने घरों को पहुंचते हैं। कल तो इतवार है ना, इसलिए मदरसे को छुट्टी होगी। बरोजे पीर फिर हम मदरसे में मिलेंगे और इस ट्रिप से मुताल्लिक बहस करेंगे। जी मिस, चलिए, हमें बहुत थकान महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम मैम, हम बहुत अच्छे हैं और खैरियत से हैं। आप कैसी हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम इस क्लास में अपनी ट्रिप का इरादा करेंगे, तो तैयार हो बच्चों? जी मैम, बिल्कुल तैयार हैं। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, आइए अब हम ये मालूम करते हैं कि इस मॉड्यूल में सीखे हुए मवाद को हम अपने मदरसों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाँ, ये बताओ कि ये कौन सी पैकेट है? मैम, ये तो तेल की पैकेट है, जिसे हम पकवान में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बताओ कि ये कौन सी पैकेट है? ये तो घी की पैकेट है, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब दोनों पैकेट के पीछे देखकर बताओ कि दोनों का हजम यानी वॉल्यूम कितना है? मैम, दोनों का हजम 1 लीटर है। अब ये बताओ कि दोनों का वजन कितना है? तेल की पैकेट का वजन 910 ग्राम है और घी की पैकेट का वजन 905 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेल की कसाफत ज्यादा होने की वजह से इसका वजन भी ज्यादा होगा। जैसे कि एक ही हजम वाली 2 बोतलों में चावल और मुरमुरे भरने से चावल की बोतल की कसाफत ज्यादा होने की वजह से उसका वजन भी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो पानी में डूब गई। आओ अब एक और तजुर्बा करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 कटोरियां हैं। पहली कटोरी में तेल है, दूसरी कटोरी में ठंडा पानी और तीसरी कटोरी में शहद है। अब मैं इस शहद ठंडे पानी में पिचकारी की मदद से थोड़ा शहद और थोड़ा तेल डालूंगी। और करो और बताओ क्या होता है? शहद तो कटोरी की तह में जमा हो गया है, फिर दरमियान में पानी है और तेल सबसे ऊपर तैर रहा है। बिल्कुल सही सदैव। अभी हाँ, तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? जी मैम, जरूर। क्योंकि शहद की कसाफत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा वजनी है, इसलिए वो कटोरी की तह में जमा हो गया। पानी की कसाफत शहद से कम और तेल से ज्यादा है, इसलिए पानी दरमियान में है, और तेल की कसाफत शहद और पानी की बनिस्बत कम है, इसलिए वो सबसे ऊपर तैर रहा है। बिल्कुल सही फबीहा, शाबाश। तुम सबने कसाफत के मानी अच्छे से समझ लिए हैं। आओ अब एक और तजुर्बा करते हैं। हमने यहाँ पर एक पत्थर, एक चाबी और कुछ कंचे लिए हैं। इन्हें पानी में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। मिस, पत्थर पानी में डूब गया, चाबी भी पानी में डूब गई और कंचे भी पानी में डूब गए। बिल्कुल सही सनम। अब ये बताओ
क्या हम इन्हें पानी पर कैसे तैरा सकते हैं? सोचो सोचो। मैम, अगर हम इनका हजम बढ़ा दें तो वो पानी पर तैरेंगी। इसके लिए हम इन्हें एक हवा से भरी हुई थैली में डालकर बंद कर दें तो इनका हजम बढ़ जाएगा और वो तैरने लगेंगी। अच्छा, आओ इसे कर कर देखते हैं। जी मिस, अब पत्थर, चाबी और कंचे तीनों पानी पर तैर रहे हैं। हाँ सदैव, अशिया का हजम ज्यादा होने पर इसका सतही रुतबा भी ज्यादा होता है, जिससे इनके वजन में कमी आती है और ये अपने वजन से ज्यादा हजम का पानी हिटाते हैं, इसीलिए वो पानी में नहीं डूबते। तुम सबने कसाफत, हजम, अशिया की हालतें और इनमें तब्दीलियों से मुताल्लिक सब कुछ सीख लिया है। शाबाश बच्चों, आज की क्लास का वक्त खत्म हो रहा है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। मुआजिज असातिज़ा, यहाँ पर हमारा आज का मॉड्यूल ख़त्म होता है। इस मॉड्यूल से मुताल्लिक़ दिमागी नक्शा और टीचोपिया वसाइल से मुताल्लिक़ फरनाज मैडम बताएंगी। शुक्रिया। हमने अब तक जो कुछ सीखा है उसके मुताल्लिक़ एक छोटा सा जायजा लेंगे। हमने यहाँ मादा क्या है, मादा किससे बना है, मादे की खुसूसियात क्या है, मादा मुहिम ज़र्रात से बना है जिसे जौहर कहते हैं, तो जौहर का तारुफ, उसकी मिसालें समझी। एक ही किस्म के जौहर से सालिमा बनता है। जौहर और सालिमों से एलिमेंट या अंसर बनते हैं। दुनिया की तमाम अशिया अंसर से बनी है। दो या दो से ज्यादा अंसर मिले तो मुरक्कब यानी कंपाउंड बनते हैं। मिसालों से समझिए। H2O एक मुरक्कब है वगैरह। इसके साथ साथ दो जौहरी सालिमें यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तीन जौहरी सालिमें यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह के मुताल्लिक जानकारी हासिल किए हैं। जॉन डाल्टन के थियरीज के मुताल्लिक समझे हैं। मादे की हालतें ठोस, माया और गैस के मुताल्लिक मिसालों के जरिए समझे। ठोस, माया, गैस में सालिमों की तरतीब यानी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को समझा और उनके दरमियानी फर्क को जाना। इसके साथ साथ मादे की चौथी हालत प्लाज्मा और पांचवी हालत बोस आइंस्टाइन को समझा। उसके साथ साथ आर्किमिडीज और बायोन्सी के मुताल्लिक जानकारी हासिल किए। हमने अब तक जो कुछ इस टॉपिक के बारे में समझा है उसको इस माइंड मैप के जरिए मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारी जमात के लिहाज से ये दिमागी नक्शा हम खुद खींच सकते हैं। यहाँ पर हम मादा क्या है, किससे बना है, उसकी खुसूसियत के मुताल्लिक जानकारी मिलती है। मादे की किस्में यानी टाइप्स मिसालों के जरिए देख सकते हैं। सबसे पहले हम ठोस यानी सॉलिड स्टेट है। ठोस में जर्रात मजबूती से जुड़े होते हैं। ठोस में मौजूद सालिमों को दबाया नहीं जा सकता। उनकी एक मखसूस शक्ल और हजम होता है। ठोस की मिसाल लकड़ी और बर्फ वगैरह। इसके बाद माया यानी लिक्विड स्टेट। इसमें सालिमें एक दूसरे से मजबूती से जुड़े नहीं रहते। उन सालिमों को दबाना मुश्किल नहीं, बल्कि सालिमों को दबा सकते हैं। माया की कोई खास शक्ल नहीं होती, मगर मखसूस हजम होता है। माया के लिए मिसाल के तौर पर पानी, दूध वगैरह। फिर गैस में जर्रात का दरमियानी फासिला ज्यादा होता है। इन सालिमों को हम आसानी से दबा सकते हैं। उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और ना ही मखसूस हजम होता है, मसलन हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह। इसके साथ साथ मादे की चौथी और पांचवी हालतों को समझे। बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह की भी जानकारी हासिल की। टीचोपिया टीचोपिया एक CWC का क्रिएट किया गया एक प्लेटफॉर्म ऐप है। इस ऐप को हम डाउनलोड करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेस मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ लेसन प्लान, वर्कशीट्स और सिमुलेशन और साथ ही प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम जिस जमात के लिए चाहें सरगर्मियाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मादे के मुताल्लिक पांचवी जमात के लिए लेसन नंबर 11 मादे की हालतें स्टेट ऑफ मैटर के मुताल्लिक 4 लेसन प्लान हैं। सातवीं जमात के लिए हीट यानी हरारत के लिए 2 इशाराती सबक हैं और तिब्बी और कीमियाई तब्दीलियों के उन्वान के लिए 5 लेसन तजुर्बात के साथ सरगर्मियां देख सकते हैं। इसमें हम फाइज लेसन प्लान से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ DSCRTC के वेबसाइट में जाकर वहां पर भी ये रिसोर्सेस डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उर्दू में अपलोड करने वाले हैं। लुक डीप इनटू नेचर,
and then you will understand everything better. اب ہمارا ویبینار ختم ہونے والا ہے. تمام کا شکریہ.